नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो। हम लोग ने जो कवर किया था इसमें क्या क्या कवर कर लिया था, देखो मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें जो मेथड्स हम लोग ने पहला देखा था कौन सा, पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर में दो मेथड था, आईपीओ एंड एफपीओ। जो फर्स्ट टाइम ऑफर किया जाता है पब्लिक को तो उसको क्या बोला है, एफपीओ। और आईपीओ के बाद वापस से शेयर्स किसको ऑफर करेंगे, पब्लिक को, दैट इज कॉल्ड एज एफपीओ। अब नेक्स्ट सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब समझा, एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी जिनके पास क्या है, शेयर्स है, उनको मैं वापस से क्या कर रहा हूं, शेयर्स नया इशू करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज। नेक्स्ट यहां पे आएगा तुम्हारा ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब इसमें देखो दो तरीका होता है, एक होता है राइट्स इशू और दूसरा होता है बोनस शेयर्स। ये ऑलरेडी हम लोग ने पहले बात कर लिया था, अगर याद रहेगा तो। राइट्स इशू मतलब समझो क्या, राइट्स इशू मतलब क्या, ऐसा समझो कि तुम शेयर होल्डर्स हो किसी कंपनी का, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, सो लेट्स कंसीडर रिलायंस। रिलायंस का ना तुम्हारे पास ऑलरेडी शेयर्स है। अगर तुम्हारे पास शेयर्स है, लेट्स कंसीडर तुम्हारे पास 100 शेयर्स ऑलरेडी है। अब क्या किया, कंपनी को वापस से क्या चाहिए, पैसा, ठीक है। और पैसा चाहिए तो क्या करेगा, शेयर्स इशू करेगा। तो जब शेयर्स इशू किया तो दो जन को इशू करेगा, एक तो नए वाले जो मार्केट में अप्लाई करना चाहते हैं, और एक दूसरे जो तुम लोग ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, मतलब ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या है, शेयर्स है। तो जब कंपनी शेयर इशू करेगा तो क्या करेगा मालूम है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, उनको देगा प्रायोरिटी। मतलब भी बनता है, सिंपल सा बात है ना, कि मैं अगर लेट्स कंसीडर कंपनी एक रन कर रहा है, तुम ऑलरेडी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, तो तुम्हें मैं क्या दूँ, पहले प्रायोरिटी। तो तुम्हें पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा कि तुम सबसे पहले शेयर खरीद सकते हो एज कंपेयर टू नए लोगों के साथ, क्लियर। फिर तुम भी लॉजिकली सोचो, तुम बोलोगे मेरे को शेयर्स पहले इशू करे, प्रायोरिटी दे रहा है, अच्छी बात है, बट मेरा फायदा क्या है ना, मेरा फायदा क्या है। मान लो रिलायंस ने तुम्हारे पास शेयर्स था, नया रिलायंस ने शेयर्स इशू कर रहा है, लेट्स कैसे मैंने बोला 1500 पे, ये 1500 क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू पे 1500 रुपये का एक शेयर क्या कर रहा है, कंपनी रिलायंस इशू कर रहा है। तो तुमको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना, तो दिमाग लगाओ और सोचो, मार्केट वैल्यू 1500 है, तो तुम जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, तुमको क्या करेगा, 1500 रुपये पे देगा, या 1500 रुपये से ज़्यादा पे देगा, या 1500 रुपये से कम पे देगा। जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तुमको किस में फ़ायदा रखता है, कम पे। ज़्यादा पे देगा तो मतलब बनता है क्या भाई, मार्केट में तू 1500 दूसरे को दे रहा है, मेरे को क्या दे रहा है, ज़्यादा पे तो मतलब ही नहीं आता। तो क्या करेगा कंपनी, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसको मार्केट वैल्यू से क्या करेगा, लेस वैल्यू पे क्या करेगा, शेयर्स देगा। फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देगा तुमको, प्रायोरिटी। क्या बोला, समझा, दैट इज कॉल्ड एज राइट्स इशू करना। तो बेसिकली सिंपल क्या बोलो, एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या कहता है, जब कंपनी और शेयर्स इशू करता है तो एग्जिस्टिंग वालों को क्या देगा, प्रायोरिटी देगा, और मार्केट प्राइस से क्या होगा, लेस प्राइस पे उनको क्या दिया जाएगा, शेयर्स। दैट इज कॉल्ड एज राइट्स इशू। अब ये प्रोसीजर होता रहेगा। तो देखो क्या हुआ, कंपनी का सोचो, कंपनी ने क्या किया, ऑफर लेटर दिया, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो तुम्हें मिलेगा ऑफर लेटर। अब ऑफर लेटर क्या घर पे आएगा, पहले आता था, पहले पता है ना, पोस्ट के थ्रू आता था, तो पोस्ट होता था, या फिर स्पीड पोस्ट, मतलब फटाक से आएगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड समझता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में मतलब क्या आएगा, एग्जैक्टली तुम्हें क्या आ जाएगा, उसका जीमेल मेल आ जाएगा कि तुम्हें शेयर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी इशू कर रहा है। फिर क्वेश्चन आता है कितना, तो हमेशा उस पर मेंशन किया रहेगा कि तुम्हें तुम्हारे एग्जिस्टिंग जो शेयर्स होल्ड है उसके प्रपोर्शंस में तुम्हें दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास एक शेयर है, मेरे को अभी 1000 चाहिए, वैसा हो सकता है क्या, नहीं। वो ऑलरेडी जितना तुम्हारे पास शेयर्स है ना, उसी के प्रपोर्शंस में तुम्हें इशू करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला लेट्स कंसीडर 5:1, 5:1 के प्रपोर्शन में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको शेयर्स इशू कर रहा है। इसका मतलब 5 नए शेयर्स तू खरीद सकता है, कितने शेयर्स के बदले में, 1। तो मान ले मेरे पास 100 शेयर्स थे ना, तो मैं कितना खरीद सकता हूँ, 500।
500 शेयर्स तक मैं ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता, इतना ही मेरे को वो इशू करेगा। इतना क्लियर? क्या हो गया इसका प्रोसीजर, समझा? तो ये हो गया। अब मान लो अगर मुझे नहीं लेना तो इमेजिन कर, अभी तो कोई पोस्ट वोस्ट नहीं आता, अब क्या आता है तुझे? डायरेक्ट मेल। तुझे मेल आएगा तो उसमें ऑफर लिखा रहेगा, ऑफर लेटर, वहाँ पे लिखा रहेगा डियर जो भी तुम्हारा नाम रहेगा, शेयर होल्डर्स, ठीक है? जो रिलायंस लिखा रहेगा, रिलायंस वी आर ऑफरिंग द शेयर्स टू दिस 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 इन दिस प्रोपोर्शन। अब तुम्हें ऐसा भी तो जरूरी नहीं है ना कि जो ऑलरेडी जितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तुम सब हो, तुम सबको चाहिए ना। तो कंपनी क्या करेगा? तुझे मेल करेगा, मेल करेगा, उसमें डेट लिखा रहेगा कि ये पर्टिकुलर डेट से ये पर्टिकुलर डेट तक, लेट्स कंसिडर 21 जुलाई से लेके 21 जुलाई से मैंने बोला 30 जुलाई तक वो टाइम देगा कि ये टाइम पे अगर तुमने उस लेटर का रिस्पॉन्ड किया, अब रिस्पॉन्ड किया मतलब क्या होगा? तेरे पास जो मार्केट ये जो अपने पास क्या होता है ऐप, ब्रोकिंग ऐप, तो उसमें जाके क्या करना पड़ेगा तुझे? अप्लाई। तो तूने इस पीरियड में क्या किया? अप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा? तू अप्लाई करेगा तो तुझे क्या दिया जाएगा? प्रायोरिटी। तुझे सबसे पहले शेयर्स देंगे। मान ले अगर मैंने शेयर अप्लाई नहीं किया तो क्या हुआ? नहीं मिलेगा। कंपनी ये अज्यूम कर लेगा कि मैंने जो ऑफर तुझे दिया हूँ वो तुझे एक्सेप्ट नहीं है, तुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो इतने दिन के अंदर मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या कंसिडर करेगा कि वो इसको कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर क्या करेगा? जो नए शेयर होल्डर्स है और जो नए दूसरे लोगों ने अप्लाई किया उसको प्रायोरिटी दे देगा। दैट इज कॉल्ड एज राइट्स इशू। क्लियर? इसमें कोई डाउट्स? सिंपल वर्ड समझाओ। राइट्स इशू मतलब क्या? वापस से, राइट्स इशू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या करना? नए शेयर्स ऑफर करना, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे। फर्स्ट हमेशा जो रहेगा वो क्या रहेगा? जो किस एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में क्या किया जाएगा? शेयर्स इशू किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हो गया 5:1। इसका प्रोसीजर कैसे होगा? तो प्रोसीजर के लिए क्या होगा? तुझे मेल आएगा, मेल का तुझे क्या करना है? टाइम, एक स्टिपुलेटेड टाइम रहेगा, फिक्स्ड टाइम, उस टाइम में क्या करने का? रिप्लाई करने का। रिप्लाई करना मतलब क्या? तेरे ऐप में जाके, जो भी ब्रोकरेज ऐप रहेगा तुम्हारे पास, उसमें जाके अप्लाई करने का। और अगर मैंने अप्लाई नहीं किया तो क्या कंसिडर कर लेंगे वो कि इसको कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्या करेंगे? दूसरे को प्रायोरिटी दे देंगे। दैट इज कॉल्ड एज राइट्स इशू। खत्म। पढ़ ले एक बार, हाँ, उसके बाद देखो कोई डाउट आता तो पूछो। यहाँ पे देखो लिखा राइट्स इशू। व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल it can issue shares to its existing equity shareholder in a proportion to their existing shareholding। समझा? फ्रेश कर रहा है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या देगा? एक प्रपोर्शंस में शेयर्स इशू करेगा। सच एन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज राइट्स इशू ऑफ शेयर्स। Whenever a company makes further issue of shares, the existing equity shareholders have preemptive rights। preemptive rights मतलब means first option to buy। मैंने बोला ना कि तुम्हें क्या दिया जाएगा? प्रायोरिटी। बिकॉज क्यों? यू आर द ऑलरेडी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब तू भी क्या है? कंपनी का ओनर। तुझे क्या मिलेगा? प्रायोरिटी। preemptive rights to subscribe to the new shares offered by the company। सब्सक्राइब करना मतलब समझना ना, शेयर्स के लिए अप्लाई करना। आगे देखो क्या लिखा है? अ कंपनी कैन मेक राइट्स इशू व्हेन इट इज मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट। ये क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट्स किया जाता है तब। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब व्हेन सिक्योरिटी आर ऑफर्ड टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स। दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट। क्यों बोला? बिकॉज सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स हो गया, क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो क्या हो गए? प्राइवेट लोग, पर्सनल हो गए, तो उसको बोला, इसलिए बोला क्या वर्ड बोला? प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक प्लेसमेंट मतलब क्या? कोई भी लोग। कोई भी लोग कब आता है? आईपीओ, बराबर ना? आईपीओ में क्या होता है? कोई भी खरीद सकता है, दैट इज आईपीओ। अब इसमें देखो कुछ प्रोविजंस दिए। व्हेन कंपनी मेक राइट इशू टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस, ये फुलफिल करना पड़ता है। फर्स्ट, राइट्स शेयर्स आर सोल्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच इज लेसर देन इट्स मार्केट प्राइस। समझा? मार्केट प्राइस से क्या होगा? कम प्राइस पे तुम्हें शेयर्स इशू किया जाएगा। सेकेंड, a company has to send letter of offer to existing shareholder at the time of issuing rights shares। समझा? तो तुम्हें क्या मिलेगा? ऑफर लेटर तुम्हारे कंपनी की तरफ से भेजा जाएगा। क्लियर? अब ऑफर लेटर में देखो क्या क्या मेंशन रहता है। द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। समझा? तो कितना शेयर्स तुझे ऑफर कर रहा है वो एक प्रपोर्शन में बताए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 है तो मुझे क्या आएगा मेल में कि तुझे कितना ऑफर किया जा रहा है? 500 शेयर्स। क्लियर?
द पीरियड ऑफ ऑफर, दैट इज द ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। जब करेगा तो कम से कम कितना होना चाहिए, 15 दिन, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 30 days। इतने दिन के लिए ऑफर करेगा। द राइट टू रिनाउंस, रिनाउंस मतलब देखो क्या लिखा है, द शेयर होल्डर्स हैव राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन अ फेवर ऑफ एनी अनदर पर्सन। मतलब समझा, ऐसा कर सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे शेयर्स को किसी और को, फैमिली को, किसी रिलेटिव को, ठीक है, किसी को भी क्या कर सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ। ये पॉसिबल्स है। हाँ, बोनस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बोनस जब इशू करेगा उसमें पॉसिबल नहीं होता है। द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर पोस्ट। समझा, तो जो लेटर ऑफ ऑफर तुम्हें आएगा वो किसके थ्रू आएगा, या तो पोस्ट हो सकता है, स्पीड पोस्ट, या फिर कुरियर कर सकता है, या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, पहले ये बहुत चलता था, अब पता है ना डिजिटलाइजेशन में क्या हो गया, सारी चीज़ें क्या आता है, मेल पे आता है। आगे लिखा देखो, if a shareholder does not respond to the rights issue offer within the stipulated time, it is implied that he is not interested in that offer and company can offer the unsold share to new investor। समझा, तुमने नहीं किया तो अज्यूम कर लेगा that is stipulated time, मतलब समझा ना, जो भी टाइम पीरियड दिया रहेगा means specific times, और it is implied that ये means understood as a truth, मतलब ये सच मान लिया जाता है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, और वो शेयर्स क्या करेगा, नए इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर नए जो शेयर्स अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए क्या करेगा, वो इशू कर देगा। द कंपनी हैज टू ऑपरेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90% ऑफ द इशूज। तो जितना इशू किया जाता है ना उसका मिनिमम कितना परसेंट सब्सक्राइब होना चाहिए, 90%। समझा क्या, 1 लाख नए शेयर्स इशू कर रहा है तो कितना सब्सक्राइब होना चाहिए, कम से कम 90,000, तो ही जाके आगे होगा, नहीं तो अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन। कोई भी डाउट है इसमें पूछ लो। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या आता है तुम्हारा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नेक्स्ट मेथड क्या आएगा, बोनस इशू। देखो अभी बोनस इशू में कैसे आएगा, बोनस इशू और बोनस शेयर्स, याद है हम लोग ने ऑलरेडी बात किया था। फॉर एग्जांपल दिवाली का गिफ्ट, हाँ, तो क्या होता है बेसिकली, हाँ दिवाली में सोन पापड़ी मिलता है ना, एक्स्ट्रा मिलता है ना, सेम यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा तुझे बोनस शेयर्स। वो सोन पापड़ी एक्स्ट्रा छोड़ो उसको, साथ में क्या मिलता है, जो सैलरी है उसमें क्या मिलता है, और एक्स्ट्रा सैलरी अमाउंट, दैट इज बोनस। सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे सोन पापड़ी तो नहीं देगा शेयर के जगह पे, बराबर, तो यहाँ पे क्या देगा तुझे, यहाँ पे जो शेयर्स था ऑलरेडी, और क्या देगा, एक्स्ट्रा शेयर्स, बराबर, दैट इज बोनस शेयर्स। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि बोनस शेयर्स जो कंपनी दे रहा है वो कहाँ से कैसे होगा, समझो। कंपनी के पास रहता है फ्री रिजर्व्स, रिजर्व पता ना, रिजर्व पैसा करके रखा है, वो पैसे को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा किसमें, इक्विटी शेयर्स में। समझा, पैसे को किस में कन्वर्ट किया, शेयर्स में। अब वो जो शेयर्स है क्या करेगा, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको क्या करेगा, फ्री में क्या करेगा, शेयर बांट देगा। हाँ, फ्री में बांटेगा। समझा, ऐसा देखा कंपनी से पैसा लेता है नहीं। सिमिलरली क्या होता है, कंपनी जब इशू करेगा बोनस तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स। ठीक है, फ्री रिजर्व से ये पैसा आता है, फर्स्ट। सेकेंड, एक और बात इसमें समझो, मान लो अभी जस्ट शेयर्स इशू हुआ था, मैं बताता हूँ किसका, बजाज फाइनेंस का, अभी जस्ट हुआ था। ठीक है, बजाज फाइनेंस का मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था, बोनस शेयर्स इशू हुआ, मुझे खुद मिला, किस रेशियो में आया था मालूम है। अच्छा, इसमें भी ऑब्वियसली क्या होगा, इन सर्टेन प्रपोर्शंस, हमेशा प्रपोर्शंस में ही होता है। वो प्रपोर्शन क्या था मालूम है, 9:1। किस रेशियो में इशू किया गया, 9:1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास एक शेयर है तो एक्स्ट्रा कितना और शेयर्स मिलेगा, 9 शेयर्स। मतलब मेरे पास एक्चुअली में कुछ 30 शेयर्स था शायद, तो मेरे को कितना नया शेयर्स मिलेगा, टोटल कितना हो गया मेरे पास, 300 शेयर्स हो चुका था, 300 शेयर्स। अभी इसका मतलब ये बात समझो, तो इसका मतलब ये हुआ क्या, मैं बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल बताता हूँ। इसका एक का मार्केट प्राइस था 9,000 रुपये, एक शेयर का कितना था, 9,000 रुपये।
तो 9,000 रुपए शेयर एक का प्राइस था। हुआ क्या, जो ऑलरेडी क्या था 9:1, तो एक का शेयर का प्राइस था कितना 9,000, तो मतलब एक की जगह पे 10 आ गया, तो क्या 9,000 का कितना 90,000 हो गया क्या एक? नहीं, अरे ऐसा रहता तो मतलब एक दिन में 10 गुना पैसा हो गया ना, दिमाग चला। 10 गुना मतलब मेरे को मालूम है, और कंपनी अनाउंस करता है तो तेरे को इवेंट्स में वहाँ पे लिख के आता है कि कंपनी बोनस शेयर इशू करने वाला है, तो ऐसा कंफर्म रहेगा तो कहने से सब लोग शेयर नहीं खरीद लेगा? और एक दिन में पैसा 10 गुना, या एक महीने में मान लेना सब नहीं खरीद लेगा? नहीं, क्या होता है उसी प्रपोर्शन में क्या करेगा, शेयर का प्राइस भी क्या करेगा, कम। तो एक के बदले 10 हुआ ना, तो इसी को कभी क्या करेगा 10 में स्प्लिट कर देगा, मतलब एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, सिर्फ 900 रुपये। तो एक शेयर का प्राइस कितना हो गया, सिर्फ 900 रुपये हो गया। 10 का कितना हो गया 9,000, मेरा वैल्यू वही था, सिर्फ बोनस किया। तो क्वेश्चन आता है कि बोनस क्यों शेयर्स इशू किया? एक तो फ्री रिजर्व में से कि जो रिजर्व का पैसा रखा है उसको कन्वर्ट कर दे, क्या कर दिया, शेयर्स होल्डर्स में बांट दिया। दूसरा क्यों किया जाता है पता है? सोचो एक का प्राइस कितना था रे 9,000, अब सोच शेयर मार्केट में हर कोई 9,000 का एक शेयर नहीं खरीद सकता, उतना पैसा नहीं है, पर 9,000 का नहीं खरीद सकता, 900 रुपये का खरीद सकता हो क्या? 900 रुपये के खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब कहने से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब ज़्यादा क्या होगा, वॉल्यूम, लिक्विडिटी, मतलब जितना ज़्यादा बाय एंड सेल होएगा कहने से उतना शेयर का प्राइस अप्स एंड डाउन होएगा। समझ रहा है? लिक्विडिटी लाने के लिए भी किया जाता है, ये सिलेबस में नहीं है। उसके बाद लिक्विडिटी के साथ साथ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी का कॉन्फिडेंस शो करता है कि मैंने इतने में किया, ये वापस से शूट करेगा, कंपनी का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि कंपनी को भरोसा है खुद पे किया और आगे परफॉर्म अच्छा करेगा। इसके लिए बोनस शेयर्स इशू किया जाता है। क्लियर? समझा ये क्या एग्जैक्टली करता है? अब समझो, इसके साथ बोनस प्रपोर्शंस में करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तुम्हें डायरेक्ट जिसका भी रहेगा। अच्छा, इसमें ऑप्शंस रहता है क्या? नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी अगर इक्विटी शेयर्स होल्डर है तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट बोनस शेयर्स मिलेगा। इसमें है क्या, मेरे को ऑफर लेटर आएगा, मैं अप्लाई करूंगा तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहेगा, एक पर्टिकुलर डेट रहेगा, ये डेट पे जो भी शेयर होल्डर्स है उनको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा शेयर्स। इसमें ऑप्शन नहीं होता। फर्स्ट। सेकेंड, राइट्स इशू में क्या कर रहा था मैं, मालूम है ना, मैं मेरे शेयर्स क्या कर सकता हूँ, किसी और को ट्रांसफर कर सकता था, इसमें बोनस शेयर्स में नहीं कर सकता, वो मेरे को ही मिलेगा। क्या बोला, समझा? बोनस शेयर्स में क्या होता है, आगे और भी चीजें समझो, ठीक है। अब ये जो देखो कंपनी कैन, देख लो यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू फ्री ऑफ कॉस्ट, समझा, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग्स। अच्छा, फुल्ली पेड शेयर्स मतलब क्या, पूरा का पूरा क्या होगा, अमाउंट जो वैल्यू रहेगा पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लो एक का वैल्यू 900 है तो मैं 500 रुपये का वैल्यू भेज रहा हूँ, 400 रुपये बाद में भेजूंगा, ऐसा नहीं होगा। फुल्ली पेड मतलब पूरा अमाउंट पेड हो जाएगा। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, देख रहे हैं, यूजुअली देखो लिखा है, फाइनेंशियली साउंड कंपनी इशू बोनस शेयर आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। उसमें क्या करेगा, वो शेयर्स इशू करेगा बोनस। हेंस एज द प्रॉफिट्स और रिजर्व आर कैपिटलाइज्ड, समझा ना, जो पैसा रखा है उसको कैपिटलाइज करिए शेयर्स में कन्वर्ट करके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। प्रोविजंस देखो क्या है, अ कंपनी कैन इशू शेयर्स ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो जो शेयर्स इशू कर रहा है कंपनी किस में से, पहला फ्री रिजर्व में से, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। याद है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या था, याद है हम लोग ने इधर बात किया था, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यहाँ पे देखो लिखा था ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया था 100 रुपये इसका क्या माल में फेस वैल्यू, पर शेयर्स कितने पे इशू कर रहा हो, 150 पे, तो 100 रुपये उसका फेस वैल्यू है, मैं बेच कितने में रहा हूँ, 150 में, तो 50 रुपये जो एक्स्ट्रा हुआ उसको क्या बोला था, प्रीमियम अमाउंट, बराबर ना। कंपनी जो शेयर्स इशू करेगा क्या करेगा, फेस वैल्यू से ज़्यादा पे, तो फेस वैल्यू से जितना ज़्यादा पे इशू करेगा उसको क्या वर्ड बोला, प्रीमियम अमाउंट। कितना चार्ज किया, 50,
तो याद है वो जो प्रीमियम अमाउंट है क्या होगा, एक अलग से अकाउंट में पैसा रखा जाता है कंपनी का, उसको क्या वर्ड बोला, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो वो जो बोनस शेयर्स मुझे इशू करना है, मैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का जो पैसा है उससे भी इशू कर सकता हूँ, समझा। नेक्स्ट क्या आएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट यहाँ पे दोनों लिखा है, इसका मतलब ही समझो, इज एन अकाउंट इन विच अ कंपनी ट्रांसफर पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज इशू बोनस शेयर्स। तो एक अलग से क्या किया, कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रहा है, एक छोटा सा पोर्शन क्या किया प्रॉफिट का अलग से अकाउंट में रखा। वो अलग से जो प्रॉफिट रख रहा है उसका कुछ तो स्पेसिफिक पर्पस होगा। पर्पस क्या है, फॉर एग्जांपल बोनस शेयर्स इशू करना, तो समझा। तो ये तीनों जगह से क्या कर सकता है कंपनी, बोनस शेयर्स इशू कर सकता है। तो बोनस शेयर इशू करने के लिए कहाँ कहाँ से पैसे यूज करेगा, पहला क्या रहेगा, फ्री रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तीसरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अमाउंट और अकाउंट, ठीक है, ये तीनों से यूज करेगा। नेक्स्ट, कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। मतलब यहां से बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकता। अब ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है ये भी समझो, वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकैलकुलेटेड टू फाइंड द करंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। मतलब समझा क्या, कंपनी का एसेट्स होता है, कंपनी का एसेट्स याद है, ईयर बाय ईयर क्या होता है उसका डेप्रिशिएशन होता है, डेप्रिशिएट होता है वैल्यू। तो उसका मैंने क्या किया, रीवैल्यूएशंस किया एसेट्स का। तो पहले एक एसेट्स का वैल्यू रहेगा, अभी क्या किया, रीवैल्यूएट किया, रीकैलकुलेशंस किया, और उसका जो भी वैल्यू रहेगा एसेट्स का, तो उस एसेट्स के वैल्यू से मैं बोनस शेयर्स नहीं इशू कर सकता। कहाँ से कर सकता हो, ये तीन जगह से, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और नेक्स्ट क्या आएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। बस इतना क्लियर। और भी देखो क्या लिखा है, इट ऑल्सो कैन नॉट बोनस शेयर्स इशू इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड्स। तो ऐसा भी नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना है, कंपनी क्या करता है, प्रॉफिट जब कमाता है तो प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन क्या करता है अपने शेयर होल्डर्स में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट। उसको क्या वर्ड बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड। तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकता कि डिविडेंड पे करने के जगह पे मैं क्या करूं, बोनस शेयर इशू कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, once the announcement for bonus share is made by the board of director it cannot be withdrawn। मतलब अगर कंपनी ने एक बार अनाउंस कर दिया कि मैं बोनस शेयर्स इशू करने जा रहा हूं, ठीक है, अनाउंसमेंट हो गया, तो ऐसा बाद में जाके नहीं बोल सकता नहीं नहीं रिजर्व खत्म हो गया भैया, हम नहीं, हमसे गलती हो गई, हम नहीं देंगे बोनस। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। एक बार अनाउंसमेंट हो गया मतलब फाइनल है, वापस नहीं लिया जा सकता उसके खुद के बोले हुए स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या होता है, मीटिंग होगा, इवन वो जो मीटिंग होएगा ना उसका भी पहले से तुम्हें पहले मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कि वो कंपनी का क्या होने वाला है, AGM एनुअल जनरल मीटिंग, या फिर मीटिंग का इवन क्या एजेंडा रहेगा वो तक मेल में आता है। तो हुआ, उसके बाद मीटिंग के में क्या आउटकम्स आए ये भी आता है मेल। तो लेट्स कंसीडर आउटकम में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इशू बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर जो इशू कर रहे हैं, तो एक बार अनाउंस कर दिया तो खत्म, तुझे अभी क्या करना है, बोनस इशू करना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं इशू करूंगा, क्लियर। तो वापस से वो नहीं ले सकता। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स। फुल्ली पेड अप मतलब समझे ना, तो पूरा का पूरा जो अमाउंट रहेगा वो क्या करेगा, तुझे फुल्ली पेड कर देगा, कुछ भी पेंडिंग नहीं रखेगा। नेक्स्ट, शेयर होल्डर कैन नॉट रिनाउंस दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर टू अनदर पर्सन। बोला ना, याद है राइट्स इशू कर रहा था, तो उसमें मैं दूसरे को दे सकता हूँ, हाँ, बट मेरे जो बोनस शेयर्स है उसको मैं नहीं दे सकता। हाँ, बट मान ले मेरे अकाउंट में था, मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो मेरे अकाउंट में आया ना, तो फिर मैं पब्लिक में बेच सकता हूँ, बाय एंड सेल कर सकता हूँ, हाँ, द मोमेंट आ जाएगा तो वो कर सकता हूँ, बट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। समझा, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं कि इतना % होना चाहिए। ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ही क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड क्लियर, यहाँ पे हो गया। थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। यहाँ पे देखो, वापस इधर आओ, हम लोग ने इतना बात कर लिया,
अब देखो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज होता है, अभी किसको हम लोग शेयर्स चिपकाएंगे, जो कंपनी के एम्प्लॉयज है जो काम कर रहे हैं उनको भी तो दिया जा सकता है। उनको देखो कितने मेथड है टोटल, 4। पहले क्या आएगा, ईसॉस, ईएसपीएस, सार्स और स्वेट इक्विटी। दीज आर 4 मेथड्स बाय विच क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, एक एक को डिटेल में समझो। पहला यहां पे तुम्हारा आएगा ईसॉस, लिख रहे हैं ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। देखो 4 मेथड है, ईसॉस, सार्स, यही सब। पहला बात करते हैं, ईसॉस का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी ये हर एक को ईसॉस नहीं भी मिलता है, ध्यान से समझो। किसको मिलता है समझा, कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट लेवल पे बैठता है ना उनको ये ईसॉस इशू किया जाता है। टॉप मैनेजमेंट में या फिर कोई बड़ा ऑफिसर्स है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये जो टॉप लेवल पे होता है ना उनको क्या इशू करेंगे, ईसॉस। इवन कंपनी सैलरी के जगह पे ईसॉस भी ऑफर करता है, तो क्योंकि देख टॉप लोग लेवल पे जो बैठा है उनका सैलरी भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या कहते हैं मालूम है, उनको ईसॉस ऑफर करेंगे, ऑप्शन देते हैं तुम्हें सैलरी चाहिए या ईसॉस चाहिए। दोनों में फ़र्क है, प्रॉफिट लॉस दोनों समझना पड़ेगा तुझे। ठीक है, कब ईसॉस लूँ कब नहीं, कब सैलरी लेना चाहिए, डिपेंड्स करता है। ठीक है, पर फिलहाल समझो ये ईसॉस क्या होता है। तो समझा, जो टॉप मैनेजमेंट लेवल पे है, ऑफिसर्स है, उन लोगों को क्या इशू किया जाता है, ईसॉस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब इसमें होता क्या है ये समझो। इसमें क्या होगा तुम्हारा, सो बेसिकली ना कंपनी ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, कंपनी ऑपरेट हो रहा है ना, तो तुझे फ्यूचर डेट में तुझे हम लोग शेयर्स देंगे और प्राइस अभी से डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, कि मान ले ऐसा हो जाएगा कि अभी लेट्स कंसीडर 2025 चल रहा है, तुझे मैं शेयर्स दूंगा 2027 में। ठीक है, 1 जनवरी 2027 को, और अभी से डिटरमाइन कर लेते हैं शेयर का प्राइस। लेट्स कंसीडर शेयर का प्राइस अभी हम लोग ने डिसाइड कर लिया 100 रुपये पर शेयर, कितना है 100 रुपीज़ पर शेयर्स। मैं तुझे तब भी दूंगा फ्यूचर डेट में, तभी हो सकता है कि शेयर का प्राइस क्या हो, भाग जाए, ऐसा भी हो सकता है कम हो जाए। हाँ, बट समझो अगर जो टॉप लेवल पे उनको मैंने शेयर्स अभी इशू कर दिया प्री डिटरमाइन पे लिए, अच्छा इसके लिए ना इनके लिए पास होता है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब इनको टाइम दिया जाएगा। अच्छा टाइम दिया जाएगा, उसके पहले भी क्या होगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होगा, डिसाइड होएगा कि हम लोग क्या इशू करेंगे, ईसॉस इशू करेंगे। कंपनी ने डिसाइड कर लिया, फिक्स हो गया। अब क्या करेगा, ये उनको ऑप्शन देगा। उसमें क्या होता है मालूम है, ईसॉस में इसमें क्या करेगा, कंपनी के जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, अगर उन लोग ने शेयर्स ईसॉस लिया तो इसे क्या समझ में आता है मालूम है, कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है, अब सोच कंपनी का शेयर उनके पास है तो उनको क्या आएगा, प्राइड फील करेगा ना कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसका मैं क्या हूँ, ओनर। क्योंकि मेरे पास शेयर्स है तो मतलब क्या हुआ, मैं ओनर। एक तो प्राइड फील होगा, दूसरा कहने से खुद काम करेगा। तू सोच, तुझे पता है मेरे को फ्यूचर में शेयर्स मिलेगा, अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया, मैंने कंपनी को ऊपर लेके नहीं गया, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा क्या, मतलब समझा क्या। कंपनी तुझे ही बोल रहा है तू शेयर्स खरीद, पर साथ में ये भी बोल रहा है कि तू सोचना कि खुद का शेयर्स है, खुद का कंपनी है, तो मैं काम क्या करूँगा, काम चोरी करूँगा या ज़्यादा करूँगा, ज़्यादा करूँगा। सिंपल लॉजिक बनता है, क्यों समझा ना। शेयर का प्राइस आगे बढ़ाने के लिए, शेयर का प्राइस कैसे बढ़ेगा, जब कंपनी क्या करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ज़्यादा करेगा तो शेयर का प्राइस क्या आएगा, भागेगा। अगर शेयर का प्राइस भागेगा तो मेरा तो डिसाइड है ना 100 रुपये, कल मालूम पड़ा 2 साल के बाद 500 हो गया पर शेयर, 5 गुना पैसा, समझा। वो ये भी बताता है कि काम करेगा। और एक और चीज़ बताता है, जिसने ईसॉस लिया, कहने से कंपनी का तू ओनर है, मतलब तेरे पास भी एक परसेंटेज है, तो ऐसा नहीं होगा कि जिसने ईसॉस लिया है 2 साल के बाद बोला तो ऐसा होगा क्या, वो जो टॉप मैनेजमेंट लेवल पे अच्छा आदमी काम कर रहा हो छोड़ के चला जाएगा, वो रहेगा। क्योंकि देख टॉप मैनेजमेंट पे जो लोग हैं
वही कंपनी को चलाता है, पता है ना, उसके नीचे तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। तो वो गुड एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, रिटेन करके रखेगा। अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकता है अपने पास, रिटेन करके। 3 फायदे हैं ईसॉस के। फर्स्ट समझा, फर्स्ट क्या होगा, उनको क्या मिलेगा, प्राइड फील होगा कि हम लोग भी क्या है, ओनर है। सेकेंड, जो मैंने बताया वो लिखा नहीं है बुक में, और ये फैक्ट बात है कि अगर तू तेरे पास है तो कहने से तू ज़बरदस्ती काम करेगा, तू खुद 100% अपना देगा कि भाई कंपनी आगे बढ़े, क्योंकि कंपनी आगे बढ़ेगा तो मेरा फ़ायदा है। और थर्ड क्या होगा, कंपनी क्या कर सकता है, गुड एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकता है, रिटेन करके रख सकता है, अच्छे को अपने पास रखेगा। दैट इज़ ईसॉस। ठीक है, अभी देखो पढ़ते। अच्छा, एक और बात, इसमें एक और चीज़ होता है, उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड मतलब क्या, द मोमेंट मैंने तुझे शेयर्स इशू किया ना ईसॉस, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज ईसॉस इशू किया तू 2 महीने में बेच दे, समझा। तो ईसॉस के लिए क्या होता है, लॉक इन पीरियड समझते हैं ना। लॉक इन पीरियड मतलब क्या हो गया, उतना टाइम के लिए वो लॉक हो गया, वो सेल नहीं कर सकता हो। और मिनिमम लॉक इन पीरियड जो होता है वो 1 ईयर होता है ईसॉस का। 1 साल के बीच में अंदर पहले नहीं कुछ कर सकता मैं, दैट इज समझा। वेस्टिंग पीरियड मतलब समझा, वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या, कंपनी ने मीटिंग हो गया, मीटिंग होने के बाद क्या किया, डिसाइड किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी के टॉप लेवल जो भी है उनको क्या इशू करने वाला है, ईसॉस। तो जब ईसॉस डिसाइड करूँगा तब तुम कंपनी के मान लो मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे, तो तेरे पास जो टाइम रहेगा, जिस टाइम में तू वापस कंपनी को अप्लाई करके बोलेगा कि हाँ मुझे ईसॉस चाहिए या नहीं, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिंग पीरियड। एंड दैट वेस्टिंग पीरियड इज ऑल्सो 1 ईयर। कितना है, 10 लिखा है आगे यहाँ पे, वेस्टिंग पीरियड इज 1 ईयर। वेस्टिंग पीरियड भी 1 ईयर होता है और लॉक इन पीरियड भी कितना होता है, 1 ईयर। मतलब 1 साल का टाइम दिया जाता है, उसमें तो सोच के बता मेरे को कि चाहिए कि नहीं। और दूसरा, अगर ले लिया तो उसके बाद लॉक इन पीरियड कितना होगा, 1 साल। 1 साल के पहले ईसॉस नहीं वापस कर सकता है या बेच सकता है। ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स है, अभी समझो। एक और बात, जब कंपनी ईसॉस इशू किया जाता है ना, ईसॉस में ऐसा नहीं हो सकता कि ये तो मेरे शेयर्स है ना। अच्छा, शेयर्स का एक फ़ायदा पता है क्या, मैं ना मेरे शेयर्स पता है बैंक में जाके प्लेज कर सकता हूँ। प्लेज कर सकता हूँ मतलब, प्लेज करना मतलब गिरवी रख सकता हूँ, गिरवी। इसको ऐसे समझो, आपने पास सोना है, गोल्ड क्या करते हैं, अगर मुझे पैसा चाहिए तो क्या करूँगा, गोल्ड को क्या करूँगा, बैंक में क्या करूँगा, प्लेज। प्लेज मतलब गिरवी रखना, उधारी रख देना। ठीक है, और उसको मैं प्लेज करके मैं कहने से गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले सकता हूँ। अच्छा, लोन को एक और वर्ड बोला, मॉर्गेज। क्या बोला, MORTGAGE। मॉर्गेज मतलब समझते हैं ना, जैसे होम लोन है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्गेज लोन। क्या बोलता है, मॉर्गेज लोन। ये गोल्ड में होता है, पता है ना कि गोल्ड रखा है 10 तोला, पैसा चाहिए, क्या करेगा, गोल्ड जाएगा बैंक में रखेगा, गिरवी रखेगा, पैसा मिल गया। क्या ये शेयर्स में, शेयर्स के साथ होता है? हाँ, मेरे पास अगर शेयर्स है ना, मैं मेरे शेयर्स में भी बैंक में जाके प्लेज कर सकता हूँ और उसके बदले में पैसे ले सकता हूँ। बट ईसॉस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं कर सकता कि ईसॉस मैंने तुझे इशू किया, इसको क्या कर, तू कहीं पे प्लेज कर दे और वहाँ से पैसा ले ले और जो भी कर, समझा। ये ऑप्शन ईसॉस वालों को नहीं दिया जाता है। क्लियर क्या होता है, समझा, मॉर्गेज करना और प्लेज करना। चलो अभी पढ़ लेते, कुछ समझे नहीं रहेगा डाउट तो पूछो। देखो, अंडर दिस स्कीम परमानेंट एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स और ऑफिसर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी or subsidiary company are offered the benefits or right to purchase the equity equity shares of the company at a future date. Future date में खरीद लेना at predetermined price। समझा, मतलब वो कंपनी या उसका सब्सिडरी का समझता है ना, जैसे रिलायंस एक मेन कंपनी है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे सब्सिडरीज कंपनी है, तो वो या तो फिर उसका क्या होगा, सब्सिडरी कंपनी कोई भी इशू कर सकता है। देखो, ईसॉस इंक्रेज, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ईसॉस क्या करता है, इंक्रेज एम्प्लॉय एज दे फील प्राउड टू बी द ओनर ऑफ द कंपनी फॉर विच दे आर
वर्किंग एंड कंपनी ऑल्सो बेनिफिट्स एज इट कैन रिटेन गुड एम्प्लॉयज। समझा? उसको फायदा क्या है, कंपनी को क्या फायदा है, जो ईसॉस ले रहा है उसको क्या लगता है, प्राउड है, मैं ओनर हूँ। कंपनी को क्या मिलता है, भाई अच्छे एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम तक रख सकता हूँ। ठीक है। थर्ड फायदा जो मैंने एम्प्लॉय का बताया उसका भी फायदा है, शेयर का प्राइस बढ़ेगा और वो खुद काम करेगा अच्छे से। प्रोविजंस देखो कुछ रिलेटेड, अ कंपनी में ऑफर्स द शेयर्स डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय और थ्रू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। अच्छा डायरेक्ट, अच्छा मीटिंग होगा, डिसाइड हुआ, क्या कर सकता है डायरेक्ट, क्या कर सकता है उनको एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकता है ईसॉस डायरेक्ट इशू कर सकता है, या फिर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट फॉर्म करते हैं वो ट्रस्ट के थ्रू भी क्या कर सकता है ईसॉस इशू किया जा सकता है। ठीक है, दोनों मेथड्स होता है। द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस। ऑब्वियसली समझा ना, फ्यूचर में तुझे दूंगा पर प्री डिटरमाइन है ना, पहले से ही है, तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस से क्या रहेगा कम, ऑब्वियसली सेंस भी बनता है। अगर मार्केट प्राइस पे लेना है तो मैं मार्केट में ना खरीद लूँ, मार्केट पे खरीद लो और मार्केट मान लो अप्स एंड डाउन्स हो गया, 2 दिन के बाद अगर मार्केट का प्राइस कम हो गया तो क्या फ़ायदा मुझे कंपनी से डायरेक्ट लेके, मैं वहाँ से खरीद लूँगा। तो हमेशा मार्केट प्राइस से क्या मिल जाता है, लेसर प्राइस पे। देयर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। समझा, वेस्टिंग पीरियड मतलब समझा, कंपनी ने उसको बोला कि तुम ईसॉस ले सकते हो, तो ईसॉस लेना है या नहीं अप्लाई करके रिवर्स जो बताना है उसके लिए टाइम को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। यहाँ पे देखो लिखा है period during which the employee uses his option to apply for shares that has been granted to him. Clear? Next, usually company will specify the lock-in period. समझा, lock-in period मतलब इतना टाइम के क्या कर सकता है तो shares sell नहीं कर सकता। Period during which the employees cannot sell his shares. Lock-in period is minimum 1 year. Vesting period 1 year. Lock-in period 1 year. Share issue under this scheme do not enjoy any dividend or voting rights till the employee buy the shares. Very important। देखो, ना ही उनको डिविडेंड मिलेगा, ना ही वो क्या कर सकता है वोटिंग राइट्स इशू कर सकता है, जब तक वो शेयर्स क्या करेगा खरीदेगा नहीं या फिर उसका अकाउंट में हिट नहीं करेगा, तब तक उसका ऑब्वियसली ना, जब तक तेरे अकाउंट में शेयर्स जब तक नहीं आएगा तब तक क्या करूँगा, मैं ओनर हूँ क्या, मैं जब बाय कर लूँगा फ्यूचर में जब भी बाय करूँगा तब मैं क्या करूँगा, तब मैं एक्चुअली ओनर कहलाया, तभी मुझे क्या मिलेगा डिविडेंड, और मैं क्या कर सकता हूँ वोटिंग राइट्स और एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ। तीनों राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रहता है वो तब मिलेगा उनको। कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन इशू ईसॉस। समझा, तो क्या होगा कंपनी क्या करेगा अप्रूवल लेगा, शेयर होल्डर्स जो ऑलरेडी है उनसे अप्रूवल लेगा, तब जाके इनको ईसॉस इशू करेगा। एम्प्लॉयज कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू बाय एनी अदर पर्सन नॉर कैन ही प्लेज। समझा, ना ही मेरे ईसॉस के शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ, ना ही मैं उधार दे सकता हूँ या फिर मॉर्गेज दे सकता हूँ। उधारी प्लेज करना और मॉर्गेज करना सेम ही होता है। यहाँ पे लिखा है देखो, प्लेज और मॉर्गेज, गिव शेयर एज अ सिक्योरिटीज फॉर टेकिंग अ लोन और कन्वे टाइटल टू शेयर एज अ सिक्योरिटी एज अ लेंडर फॉर द टेकिंग लोन। होम लोन को ही बोला जाता है मॉर्गेज लोन, सो बेसिकली उधार देना, गिरवी रखना। कंपनी हैज टू सेट अप अ कंपनसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ईसॉस। कंपनी इसके लिए क्या देखो एक कमिटी फॉर्म करता है। अ कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ सेबी। यहाँ पे सेबी अलग है, ये सेबी है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014। ये क्या करेगा कमेटी फॉर्म करेगा, इसके थ्रू ईसॉस इशू करेगा। ये सेबी अलग है और एक और सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, वो सेबी क्या करता है पूरे ये मार्केट को कंट्रोल रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। समझा, हर्षद मेहता के स्कैम के बाद ये आया था, उसी से उनको अकल ठिकाने लगा, अरे यहाँ कोई होना चाहिए जो रेगुलेट करे। इतना क्लियर? ये तुम्हारा ईसॉस, जस्ट गो थ्रू।